तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल एचआर में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात क्या करेंगे आपको चीज़ बताने का प्रयास। जैसा कि हमने वादा किया था, आज आपको पूरा दिन क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखेंगी हमको, हम आपको वहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे, आज यही नहीं, जितनी परीक्षाएँ आपकी होंगी, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए हम अपडेटेड रहेंगे। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे कि आपको एग्जाम में वो मिलने वाले। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ न जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने होंगे चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश की। आपको 20 नंबर यहाँ से पक्का मिलने वाला है, ठीक है। चलिए पहला देखिए हमारा क्या है, कि भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, ठीक है। जो भाषा है हमारा स्वयं क्या है, संस्कृति का अंग है, ठीक है। चलिए तो भाषा क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है। अब देखिए, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ गद्यांश है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए ये कहाँ से लिया गया है, इसमें जो प्रश्न भी आएंगे उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। पहला काम यही करना है, आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित, यानी जो हमारा गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा, किसके द्वारा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता, क्या, भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है या उद्धृत है, ठीक। ये आपका हो गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग में देखिए क्या कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भाषा के विकासशील स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसमें नवीनता को आवश्यक माना है। किसको, नवीनता को, मतलब कि नएपन को। भाई भाषा में क्या करना, नएपन को लाने की जो आवश्यकता है उसको उन्होंने क्या किया, दर्शाया है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। देखिए अब हम आपको इसकी व्याख्या बताते हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण भाषा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है, अतः समाज द्वारा निर्मित संस्कृति एवं भाषा की परिवर्तनशील है। परंपराएं, रीतियां, मूल्य आदि के परिवर्तित होने के साथ साथ संस्कृति एवं भाषा भी परिवर्तित होती है। भाषा में होने वाले परिवर्तन का संबंध विज्ञान की प्रगति के साथ भी है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक गतिविधियों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उस नई परिस्थिति, नई विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए परंपरागत भाषा प्रासंगिक नहीं रह जाती, ठीक है। चलिए आगे क्या है। इस प्रकार लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि संस्कृति में होने वाले परिवर्तन विज्ञान में होने वाले परिवर्तन के अनुसार भाषा में परिवर्तन भी आवश्यक होता है या हो जाता है, ठीक है। नए विचारों को, नए वैज्ञानिक आविष्कारों को और नई सोच को पुरानी भाषा वहन नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब, जिस तरीके से मॉडर्न चीज़ें यहाँ पर आजकल आपको देखने को मिलती हैं, उस समय पुराने समय में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। इसके लिए नए शब्दों की, नई वाक्य रचना की आवश्यकता पड़ती है, जो परिवर्तित एवं विकसित भाषा की यही कर सकती है, ठीक है। चलिए साहित्यिक सौंदर्य की बात करते हैं। इसमें देखिए भाषा जो यूज की गई है, परिमार्जित एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली भाषा का उपयोग किया गया है, ठीक है। शैली इसमें क्या यूज की गई है, विवेचनात्मक और विचारात्मक शैली है। शब्द शक्ति की बात करें, इसमें कौन शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। चलिए
अब हम विचार सृष्टव की बात करते हैं। तो विचार सृष्टव में देखिए लेखक ने भाषा में भी नवीनीकरण को औचित्यपूर्ण ढंग से आवश्यक सिद्ध किया। किसके रूप से? औचित्यपूर्ण ढंग से आवश्यक सिद्ध किया है। ठीक है, चलिए उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है हमें? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने की, यहाँ पर देखिए काले अक्षरों में जो दिख रहा है ना आपको, यही आपका क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है। चलिए, भाषा परिवर्तनशील क्यों है? ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और सभी को लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको 100% यहीं आने वाले हैं। समाज द्वारा निर्मित भाषा परिवर्तनशील है क्योंकि समय के साथ परंपराएं, रीतियां, मूल्य आदि परिवर्तित होते हैं जिसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। इसलिए भाषा में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है हमारा? अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। ठीक है, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। ठीक, चलिए इसके संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग की बात करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने किस प्रकार अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करके उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए लेखक का मानना है कि संस्कृति के कवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया है वह अपूर्व था। ठीक, उससे पहले कभी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया था। अशोक की महत्ता का अनुभव करने के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है। कालिदास ने अशोक की सुंदरता का वर्णन किया है। संस्कृत ग्रंथों में उसके चमत्कारिक प्रभावों का भी वर्णन किया गया है। उनका मानना था कि अशोक पर तब पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। ठीक है, चलिए अब देखिए जो रेखांकित अंश की व्याख्या यही है हमारा, जो काले अक्षरों में आपको दिख रहा है ना। चलिए आगे क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण, यानी अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। वह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अशोक के कामोत्तेजक गुणों के कारण ही भगवान महादेव के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। इस पुष्पित लताओं को देखकर वियोगी राम के मन में सीता का भ्रम उत्पन्न हुआ था और उनका आलिंगन करने के लिए उद्यत हो गए थे। ये काम के देवता मनोज के एक इशारे ऊर्ध्वभाग को ऐसा कामोत्तेजक बना देता था जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता कि मानो व्यक्ति कंधों से अशोक का वृक्ष फूट उठा हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें साहित्यिक सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा इसमें क्या है? प्रवाहपूर्ण संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। वाक्य क्या है हमारा? विन्यास सुगंधित है। ठीक है, शैली क्या है? विवेचनात्मक शैली है। ठीक है, शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा है। अब यहाँ पर देखिए विचार श्रेष्ठों की बात करेंगे। विचार श्रेष्ठों में देखिए कालिदास ने अशोक का अतिशय युक्त वर्णन किया। किसका? अशोक का अतिशय युक्त वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब गद्यांश में लिखे प्रश्नों के उत्तर देखिए। पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। ये तो हमने आपको बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पाठ का नाम रेखांकित की व्याख्या भी आपको कर दी है। चलिए, हे जगजीवन के अब देखिए कुछ पद्यांश है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संदर्भ देख लेते हैं इसको। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। ठीक है, अब चलिए इसके प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। ठीक है, किसका? नौका विहार का वर्णन किया है। ठीक है, तो व्याख्या की बात करते हैं। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को, जो संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका विहार का निरंतर होता रहता है। कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। ठीक है, चलिए कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ना, कविता का शीर्षक क्या है? नौका विहार है, कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, तो हमने रेखांकित इसकी व्याख्या भी कर दी। अब देखिए जो प्रश्न थे, प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। कर्णधार था शाश्वत शब्द का अर्थ लिखिए। तो कर्णधार शब्द का अर्थ क्या है? बांझी और नाव को पार लगाने वाला तथा शाश्वत मीन्स क्या होता है? शब्द का अर्थ सदा बना रहने वाला या जो सदा चला आ रहा हो। ठीक है, किसी अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। तो पंत जी ने ईश्वर की अदृश्य सत्ता को ओर संकेत करने हुए कहा है कि क्या कहा है यहाँ पे? ईश्वर रूपी नाविक जीवन रूपी नौका को क्या करता है? चलाता है। ठीक है, जग जीवन के कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से है, जो जीवन की गति में जन्म व मृत्यु का शाश्वत नियम बनाए रखता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।